हरियाणा जी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है भूगोल, हरियाणा के भूगोल। पिछली क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया था हरियाणा के इतिहास के बारे में, तो हरियाणा का इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन उठते हैं काफी हमने उसमें कवर किया है। आज का जो हमारा विषय है हरियाणा का भूगोल। तो दोस्तों ज्योग्राफी जो है सही हरियाणा के इतिहास जो बारे में शुरू होता है उसको शुरू कर रहे हैं। हरियाणा की जो स्थिति है, जो ग्लोब है हमारा, उस पे जो हरियाणा की जो स्थिति है वो है 27 डिग्री 30 मिनट जो है से लेके 30 डिग्री 35 मिनट तक जो है अक्षांश बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण की जो ग्लोब के ऊपर जो कृत्रिम रेखाएं बनाई हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलती हुई, उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और पूर्व से पश्चिम के जो बीच में जो रेखाएं खींची गई है इनको देशांतर कहा जाता है। तो देशांतर जो माप है हरियाणा का मैप पे 74 डिग्री 28 मिनट और 77 से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट तक ये जो है पूर्व, यानी अक्षांश ये है और देशांतर जो है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक का जो है देशांतर अक्षांश है। हरियाणा की जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई जो है जो मानी गई है, ये वैरी करती है 700 फीट से लेकर के 3600 फीट तक। इसके बाद हम हरियाणा की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको एक ओवरव्यू क्लास में पहले भी बताया था फिजियोग्राफी हरियाणा कैसी है, इसके लिए हम रफ एक स्केच ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जैसे हमने हरियाणा का जो है मैप हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। यानी इस मैप के माध्यम से ही हम जो है हरियाणा की फिजियोग्राफी को समझेंगे। तो इसमें मुख्यतः जो बातें हैं, हरियाणा की जो फिजियोग्राफी है उनमें उत्तरी हिस्सा जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मध्य जो हरियाणा का है वो प्लेन या मैदानी भाग है, समतल है। और जो दक्षिणी हरियाणा का भाग है वो रेतीला, सैंड ड्यून्स या पथरीला ये कहा जाता है। तो जो है पूरा हरियाणा लगभग प्लेन है, किस किस को छोड़ के उत्तरी भाग जो है शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा है, दक्षिणी भाग में अरावली की पहाड़ियां हैं। और ये जो पूरा हरियाणा का पार्ट है जो बना हुआ है ये जो है सिंधु गैंगेटिक प्लान का हिस्सा है, जो हिमालय की नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से जो बना क्षेत्र था। इसीलिए जो इसकी बनावट है वो सौसर के आकार की है, प्लेट के आकार की है। ये नेचुरली जो बनी हुई फॉर्म है। फिर आता है हमारी वर्षा, यानी वर्षा का स्तर कैसा है हरियाणा के अंदर। तो देखिए जो एरिया ऊपरी है, जो उत्तरी हरियाणा है, इसमें 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश नोट की गई है उत्तरी हरियाणा में। और दक्षिणी हरियाणा जो है इसमें 35 सेंटीमीटर तक की एवरेज इसकी दक्षिणी भाग की वर्षा का स्तर मापा गया है। और वैसे एवरेज जो हरियाणा का रेनफॉल है, एवरेज औसत जो वार्षिक हरियाणा में वर्षा का स्तर है 30 से 110 जो मिलीमीटर बारिश नोट की गई है। हरियाणा की मिट्टी जो है, अब देखिए ज्योग्राफी में जब हमने पढ़ा कि जब बारिश ज्यादा है तो सीधी सी बात है वहां का जो मिट्टी कैसी होगी, जिस भाग में बारिश बहुत कम होती है वहां के क्षेत्र की जो मिट्टी कैसी होगी ये हम पढ़ेंगे। 80% से ज्यादा जो हरियाणा की मिट्टी है, 80% से ज्यादा हरियाणा की जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो लो है। 18% जो है मीडियम है और 2% जो हरियाणा की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो हाई है। हरियाणा की जो मिट्टी जो बनी है सिंधु गैंगेटिक प्लान से, ये मुख्यतः दो नदियां, मुख्यतः एक नदी है, ये जो है यमुना नदी, जिसको हरियाणा की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, यमुना रिवर। ये हम रिवर में पढ़ेंगे। अब देखिए जब मैं आपको मिट्टी के बारे में बता रहा था, जैसे बारिश वर्षा के ऊपर निर्भर करती है ये सब बातें, तो हरियाणा की जो मिट्टी के आधार पर भी हरियाणा के एरिया को दो हिस्सों में बांटते हैं हम। खादर
और दूसरा है बांगर। खादर वो क्षेत्र है सामान्य तौर पे जहां सालाना बाढ़ आती है, या वहां की मिट्टी जब सालाना बाढ़ आती है तो हर बार जब बाढ़ आती है तो नई मिट्टी लेके आती है, तो वहां की जो मिट्टी का स्तर है वो नई है, उपजाऊ है। और बांगर वो क्षेत्र है जो कभी बाढ़ का पानी जहां नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब वहां की जो मिट्टी है वो बहुत प्राचीन काल की है, प्राचीन स्तर की है। तो ये दोनों को जो है मिट्टी के आधार पे भी इसमें हरियाणा को हम डिवाइड करते हैं। दूसरा जो साउथर्न हरियाणा है, यहाँ का जो है रेतीला भाग है। एक बात और भी है, जैसे मैंने आपको बांगर बताया, दूसरा एक होता है दोआब। दोआब जो क्षेत्र कहा जाता है, इसे दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। हरियाणा में दोआब नहीं है, वैसे पंजाब में एक दोआबा रीजन है, इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच का। एक मिट्टी की टाइप और ये हरियाणा में जिसे मिलती है रोसली सॉइल। रोसली सॉइल जो है इसका प्रकार कैसा है बताता हूं अभी। रोसली सॉइल जो है ये साउथ वेस्टर्न हरियाणा में जो मिलती है, और ये जो है बहुत ज्यादा पानी को अब्जॉर्व करती है, यानी पानी का बहुत ज्यादा ये सोच लेती है। हरियाणा में जो हिसार, भिवानी और रेवाड़ी है, इस क्षेत्र में जो है रोसली सॉइल पाई जाती है। एक मिट्टी है डाकर चिक्का। ये क्या है, जो चिकनी मिट्टी है जो खासकर हरियाणा में थानेश्वर और जो घग्गर का रीजन है वहां पाई जाती है। हरियाणा में जो है 30 के करीब जो है सॉइल टेस्टिंग लैब हैं, यानी 30 सॉइल टेस्टिंग लैब हरियाणा में जो मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करती है, जिनमें मुख्यतः जो लैब हैं करनाल, जगाधरी, अंबाला, गुरुग्राम और नरवाना में जो है सॉइल टेस्टिंग लैब है। हरियाणा में 5 लैंड कन्वर्जेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो मिट्टी को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का जो सॉइल इरोजन होता है, उससे बचाने के लिए जो है हरियाणा में 5 सॉइल कन्वर्जन लैब बनाई गई, कन्वर्जेशन लैब बनाई गई है, जिनमें एक है अंबाला, मृदा अपरदन से बचाने के लिए जो लैब बनाई गई है। दूसरी जो है रोहतक, तीसरी जो है गुरुग्राम, चौथी जो है करनाल, और एक लास्ट जो है भिवानी। ये मृदा संरक्षण के लिए जो लैब बनाई गई है, ये मुख्यतः 5 जगह हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक नदी तंत्र। हरियाणा का नदी तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। हरियाणा में जो है मुख्यतः 8 नदियां हैं, 8 रिवर्स जो है मुख्यतः हरियाणा के भूभाग में है, जिनमें मुख्यतः हैं, सबसे पहले हम एक एक को स्टडी करते चलते हैं। यमुना नदी, यमुना रिवर, क्योंकि सबसे मुख्य जो नदी है ये हरियाणा के भूभाग में, इसे हरियाणा की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम केंद्र है वो यमुनोत्री है, जैसे गंगा का उद्गम जो केंद्र है वो गंगोत्री है, उसी प्रकार से यमुना का जो उद्गम केंद्र है वो यमुनोत्री है। हरियाणा में जो ये प्रवेश करती है, जैसे मैंने आपको मैप बताया था, यमुना नगर में ये जो है प्रवेश करती है यमुना नदी। कालेसर के पास, कालेसर का जो जंगल है वहां से, कालेसर फॉरेस्ट से ये हरियाणा में एंटर करती है, और जहां ये एंटर करती है उस जगह का नाम बनाया गया है, जिसे कहा गया है ताजेवाला हेड, ताजेवाला बैराज, जो हरियाणा में ये एंटर करती है। और इसी जगह पे जो एक जगह बनाई गई, इसका नाम है हथनी कुंड। हथनी कुंड में जो है इसका पानी डायरेक्ट जो उत्तराखंड से जब ये एंटर करती है हरियाणा में, तो वहां हथनी कुंड में जो इसका सारा पानी जो इकट्ठा किया जाता है, और हथनी कुंड पे ही फिर हमने 2 नहरें बनाई है, जिसका एक का नाम है वेस्टर्न यमुना कनाल और दूसरी का नाम जो है ईस्टर्न यमुना कनाल, क्योंकि इस पानी को चैनलाइज करने के लिए हरियाणा में इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था को बराबर रखने के लिए जो है ये पानी इसकी धारा को 2 भागों में विभाजित किया है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है हथनी कुंड, जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो हरियाणा में यमुना की, जब मैंने बताया कि यमुनानगर से एंटर करती है, उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद से होती हुई जो यमुना नदी है वो पलवल डिस्ट्रिक्ट के हसनपुर से हरियाणा से बाहर निकलती है। यानी जो प्रवेश बिंदु है वो यमुनानगर है कालेसर के पास, और जो एग्जिट पॉइंट जिसका है जो बाहर निकलती है वो पलवल डिस्ट्रिक्ट में हसनपुर के पास है। और टोटल जो हरियाणा के अंदर इसकी लेंथ है वो 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर जो है प्रवाह मार्ग है यमुना नदी का। दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण नदी है
जिसके बारे में काफी विचार भी होता है, सरस्वती नदी। इसे पौराणिक नदी कहा जाता है। ये काफी विवादित विषय रहा है इसके ऊपर कि सरस्वती नदी रही थी या नहीं रही थी। इसका जो कहा जाता है कि वैदिक रिवर थी, और ऐसा कहा जाता है कि ये उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में जो भारत के बहती थी, और इंक्लूडिंग जो है हरियाणा और पंजाब। प्राचीन समय में जो हरियाणा की आधुनिक साइट है कुणाल और बनवाली, तो ऐसा कहा जाता है कि ये सरस्वती नदी के जो मार्ग था उन पे पड़ते थे ये दोनों स्थल। आज जो है ये लुप्त है, और बाद में ये जो है यमुना नदी के पैरेलल बहती थी और आगे जाके इसमें मिल जाती थी। तो सरस्वती नदी के बारे में इतना है। तीसरी जो नदी है हरियाणा की, घग्गर। घग्गर नदी जो है, ये भी वही बात है, जैसे जो आज हरियाणा में इसका पार्ट बहता है, ये जो है हरियाणा में एंटर करती है पिंजौर से। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक कस्बा आता है पिंजौर, वहां से हरियाणा में एंटर करती है, और ये अंबाला कैथल से बहती हुई बाद में फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई जो है ये राजस्थान में एंटर करती है, और बीकानेर में जाके ये लुप्त हो जाती है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है घग्गर की वो 290 मील्स है, क्योंकि हरियाणा में ये पहले इधर पंजाब पिंजौर में अंबाला में बहती हुई, बाद में ये कुछ पंजाब के हिस्से में जाके वापिस फतेहाबाद सिरसा में आती है, और उसके बाद ही राजस्थान में जो है एंटर करती है, और वहां जो है उनके रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। चौथी जो नदी है हमारी, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो है ये एक सीजनल नदी है, शाहाबाद मारकंडा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये जो नदी है हरियाणा में, इसको हरियाणा का पैनिक भी कहा जाता है। घग्गर मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम मिलता है वो अरुणा मिलता है, प्राचीन नाम इसका अरुणा मिलता है। और ये जो है बहुत फेमस है किसके लिए, जब बरसाती मौसम में जब इस नदी में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो ये उस क्षेत्र में बाढ़ के लिए जानी जाती है, और इसका जो एक्सेस पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी जो उस समय हो जाता है, वो सनीसा लेक में डाला जाता है ताकि इस क्षेत्र को इसके बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सके। फिफ्थ जो रिवर है हमारी, टांगरी। टांगरी भी कहते हैं इसको, डांगरी भी कहते हैं। ये जो नदी है शिवालिक की पहाड़ियों से शुरू होती है, यानी ओरिजिनेट शिवालिक की पहाड़ियों से होती है, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो अंबाला और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ही है। टांगरी और डांगरी रिवर का जो है अंबाला और पंचकुला के क्षेत्र में ही ये मुख्यतः बहती है। ये भी बरसाती नदी है। नेक्स्ट जो नदी आती है हमारी, ये जो है उत्तरी हरियाणा की कुछ नदियां थी, फिर उसके बाद दक्षिणी हरियाणा में कुछ नदियां हैं, जैसे इनमें एक आती है 6 पे साहिबी नदी, साहिबी रिवर। साहिबी नदी के बारे में क्या है कि ये मेवात की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है और हरियाणा में इंटर करती है झाबुआ से। झाबुआ में जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां से इंटर करती है, और फिर ये राजस्थान में इंटर करती है, और फिर से हरियाणा में इंटर करती है। जो रेवाड़ी में जार्थल एक जगह है, जार्थल से फिर से हरियाणा में इंटर करती है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा में 2 बार प्रवेश करती है, साहिबी नदी। 7th पे आती है हमारी दोहान। दोहान नदी जो है ये भी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इसका जो मुख्यतः प्रवाह क्षेत्र जो है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ही है। लास्ट जो हमारी रिवर है, जो मैंने आपको बताया था 8 नदियां मुख्यतः हरियाणा में है, कृष्णावती या कसोटी नदी। कृष्णावती या कसोटी नदी, कृष्णावती का ही शॉर्ट फॉर्म कसोटी बोल देते हैं। ये एक छोटी धारा है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, और इसका जो मुख्यतः प्रवाह क्षेत्र जो है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए इसको महेंद्रगढ़ की लाइफलाइन भी कहा जाता है। दूसरी जो और नदियां हैं जिनके बारे में कई बार हम सुनने को मिलता है, एक मिलती है इंदौरी नदी। ये जो है मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये जो मुख्यतः जो है हरियाणा की 8 नदियां हैं जिसके बारे में हमने बताया। इनके साथ साथ जो है जैसे जहां नदी है उसी प्रकार से कुछ झीलें भी हैं, कुछ प्राकृतिक है, कुछ कृत्रिम है। तो कुछ लेक्स हैं, मेजर लेक्स हरियाणा की, लेक्स ऑफ हरियाणा, जिनमें सबसे पहले आता है दमदमा लेक। मुख्यतः हरियाणा में 5 झीलें हैं। दमदमा लेक जो है सबसे बड़ी लेक है। दमदमा लेक जो है सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी झील है। ये जो है सोहना जो है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में जो कस्बा पड़ता है उसमें आती है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी जो है लेक है। इसमें जो है
12 किलोमीटर के लगभग ये जिसका जो क्षेत्र है, जो कि चंडीगढ़ की जो लेक है सुखना, उससे लगभग ये 4 गुनी बड़ी है। तो प्राचीन समय में यहाँ जो है एक डैम बनाया गया था 1947 में, उसके पानी को इकट्ठा करने के लिए, और बाद में ये एक बहुत बड़ी लेक जो आज इस लेक की फॉर्म में है। दूसरी जो लेक है हमारी खलीलपुर लेक। खलीलपुर लेक जो है ये गुरुग्राम में है। तीसरी जो है बड़खल लेक, कुछ समय पहले इसके सूखने की खबरें भी काफी आई थी। बड़खल लेक जो है नेचुरल लेक है और ये बड़खल विलेज में है, फरीदाबाद के नजदीक, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और ये मैन मेड इम्बैंकमेंट है। और दूसरी जो इसके पास एक मुख्य लेक मिलती है जिसका नाम है पिकॉक लेक, यानी बड़खल लेक के जो साथ में जो दूसरी लेक है जिसका नाम है पिकॉक लेक। दोस्तों अगली जो हमारी लेक है सुल्तानपुर लेक। सुल्तानपुर लेक जो है ये भी जो है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आती है, और क्योंकि जैसे हमने सुना सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी जो है वो भी इसी के पास है। 1970 में जो है ये बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर की गई थी और 1989 में जो है बाद में इसको अपग्रेड करके इसे नेशनल पार्क बना दिया गया, क्योंकि हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा जो है कालेसर नेशनल पार्क, जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। 5वीं जो हमारी लेक है कोटला लेक। कोटला लेक जो कोटला जो है नूह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पहले जिसका नाम मेवात था। ये जो है मेवात क्षेत्र की लाइफ लाइन कही जाती है, यानी ये लेक जो है मेवात रीजन की लाइफ लाइन कहा जाती है। उसके बाद कुछ माइनर लेक्स हैं जिनको मैं वैसे बताता चलता हूं। कर्ण लेक जो कि करनाल में है, पहले इसे कर्णताल कहा जाता था। दूसरी आती है तिलियार लेक, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। तिलियार लेक ये रोहतक में है, यहां एक मिनी जू भी है। बलीबड़ लेक ये जो है हिसार में है। सतवार वाटिका हर्बल पार्क और डियर पार्क ध्यांशु ये भी इसी के नजदीक पड़ते हैं। सूरज कुंड प्राचीन काल की जो एक लेक है, सूरज कुंड नाम से पता लगता है, सूरज का मतलब जिसका आकार जो सूर्य के आकार में है, कुंड का मतलब वाटर बॉडी है कोई, तो सूरज कुंड जो है लेक ऑफ सन प्राचीन काल की है। 10वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। सूरजपाल जो थे तोमर राजा, उन्होंने इसको बनाया था। यहाँ जो है सूरज कुंड पे इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला भी लगता है, जिसको हरियाणा सरकार आयोजित कराती है। हर साल जो है सूरज कुंड में क्राफ्ट मेला लगता है। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के पास है। असोला भाटी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो है सूरज कुंड के पास है। उसके बाद जो है एक ब्रह्म सरोवर, क्योंकि वाटर बॉडी है, ब्रह्म सरोवर भी बहुत बड़ा वाटर टैंक है जो थानेसर के नजदीक है। जब सूर्य ग्रहण का प्रोग्राम होता है तो इसकी जो बहुत देखने वाली बात होती है, जब इसमें फ्लोटिंग लैंप, एक समय काफी बड़ी खबर भी थी कि फ्लोटिंग लैंप जो इसका जो सीन क्रिएट करते हैं वो वास्तव में बड़ा दर्शनीय होता है। और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जब मध्यकाल के दौरान कुछ मुगल बादशाह थे जिन्होंने इसको विजिट भी किया था। अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है। एक जो वाटर बॉडी है हमारी सन्निहित सरोवर, इसका नाम भी काफी बार खबर में प्रकाशित होता है। ये भी थानेसर के पास एक पवित्र इसको सरोवर माना जाता है, सन्निहित सरोवर। ये भी जो है थानेसर में आता है। हथनी कुंड जैसे मैंने आपको बताया था ताजेवाला हेड पे, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में जो है हथनी कुंड, जहां यमुना का पानी जो है स्टोर किया जाता है। उसके बाद जो है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड भिंडावास लेक। जैसे भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वैसी ही भिंडावास एक लेक भी है जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आती है। देन है बासोलन लेक। बासोलन लेक जो है ये पिंजौर में है, और बासोलन लेक पिंजौर। एक है डाबुर लेक, ये जो है सोनीपत में है। सोनीपत में मुरथल के पास है डाबुर लेक। एक और लेक जो है जो काफी कम सुनने को मिलता है, देहावताली लेक। देहावताली लेक जो है ये भी सोनीपत में है मुरथल के पास। और दोहला लेक, दोहला लेक जो है ये सोहना में आती है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो मुख्यतः हमारी 5 तो झीलें थी, 5 लेक्स थी, और उसके बाद कुछ माइनर लेक्स तो हैं जो वाटर बॉडी हैं जिनके बारे में हमने बताया। उसके बाद जो है हरियाणा का कैनाल सिस्टम, यानी कि जो हरियाणा में डैम्स कौन कौन से हैं, कैनाल कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बताते चलेंगे। हरियाणा की जो कृषि है
वो मुख्यतः सिंचाई में जो नहरें हैं, नहरों पे और बांधों पे डिपेंड करती है। तो जो मुख्य जो हमारे हरियाणा में डैम्स हैं वो मैं आपको बताता चलता हूं। सबसे जो एक मुख्य नहर आती है वेस्टर्न यमुना कनाल, WYC, जो मैंने आपको बताया था, हथनी कुंड से जब यमुना का पानी हम चैनलाइज करते हैं 2 स्ट्रीम में, जिनमें से एक वेस्टर्न यमुना कनाल है, दूसरी ईस्टर्न यमुना कनाल है। तो वेस्टर्न यमुना कनाल जो है, ये जो यमुना का जो राइट बैंक है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, जो कि सबसे हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है और सबसे बड़ी नहर है। ओल्डेस्ट लेक ऑफ जो कनाल ऑफ हरियाणा है ये वेस्टर्न यमुना कनाल है। और ऐसा कहा जाता है इसे 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। इसकी जो ब्रांचेज हैं, सिरसा ब्रांच, हांसी ब्रांच, बुटाना ब्रांच, सुंदर ब्रांच, जींद ब्रांच, मुंड ब्रांच और दिल्ली ब्रांच, जिसे दिल्ली को पानी सप्लाई होता है। और इसकी जो सिरसा ब्रांच जो है वो सबसे बड़ी ब्रांच है। दूसरी जो है हमने आपको बताया सतलुज यमुना, जिसके बारे में काफी आजकल तो काफी इसका इशू भी चल रहा था, क्योंकि पंजाब सरकार से ये डिस्प्यूटेड है हरियाणा की। जब हरियाणा का विभाजन हुआ था तो हरियाणा को इसका पानी देने का जो राजनीतिक समझौता किया गया था, जो पंजाब बाद में मुकर गया। और आज तो जो सुप्रीम कोर्ट ने भी है जो इस पे स्पष्ट कड़े आदेश दिए गए हैं। जो राजनीतिक अपने लाभों की वजह से ये विवादों में अटका हुआ है। सतलुज यमुना लिंक जो नहर है, SYL जिसका पूरा नाम है, ये 214 किलोमीटर की एक नहर प्रपोज की गई थी सतलुज और यमुना रिवर को जोड़ने के लिए। तो जो हरियाणा की तरफ से 214 किलोमीटर टोटल इसको प्रपोज किया गया था सतलुज और यमुना रिवर को जोड़ने के लिए। जो हरियाणा की तरफ से 92 किलोमीटर का पार्ट था वो हरियाणा ने बहुत समय पहले ही इसको पूरा कर लिया था। जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो पंजाब के साथ डिस्प्यूटेड है। थर्ड जो है भाखड़ा लेक या भाखड़ा कनाल, भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर जो है ये सतलुज नदी से निकाली जाती है नंगल डैम से। नंगल जो पंजाब में है, जो इंडिया का एक समय सबसे ऊंचा बांध था, और ये हरियाणा में टोहाना से एंटर करती है। भाखड़ा नहर जो है हरियाणा में टोहाना फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां से एंटर करती है। और ये लगभग जो हरियाणा के 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। फोर्थ जो हमारी लेक है इंदिरा गांधी कनाल। इंदिरा गांधी कनाल ये जो है इसको पहले राज कनाल भी कहा जाता था, राजस्थान के नाम से, बाद में इसका नाम राज कनाल कर दिया गया। ये जो है हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा और पूर्वी राजस्थान को सिंचित करती है इंदिरा कनाल। पांचवी जो हमारी नहर है जवाहरलाल कनाल। जवाहरलाल कनाल जो है ये भाखड़ा डैम से निकाली गई है, भाखड़ा नहर से ही, और ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करती है। छठी जो हमारी नहर है भिवानी नहर, भिवानी कनाल, या इसको जुई हेड भी कहा जाता है या जुई कनाल भी कहा जाता है। ये जो है भाखड़ा से निकाली गई है और ये भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको इरिगेट करती है, उस एरिया को सिंचित करती है। सातवीं जो हमारी नहर है गुरुग्राम कनाल, गुड़गांव नहर भी इसको कहा जाता है। गुरुग्राम कनाल जो है ये उत्तर प्रदेश में जो ओखला डैम है नोएडा के पास, वहां से निकाली गई है। और ओखला डैम जो यमुना नदी पे बनाया गया है वहां से निकाली गई है। और ये जो है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट और फरीदाबाद को जो है इरिगेट करती है। तो ये जो हमारे मुख्य जो नहरें थी और जो बांध थे, नहरें थी। अगला जो हमारा टॉपिक है डैम्स ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्य डैम्स मैं आपको बताता चलता हूं। हरियाणा के बांध, कौन कौन से बांध है हरियाणा में? सबसे पहला है कौशल्या डैम। कौशल्या डैम ये जो है पंचकुला में है, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला पिंजौर में है। खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके पास है और ये कौशल्या नदी में बनाया गया है। दूसरा जो डैम बनाया गया है हथनी कुंड बैराज, यमुनानगर में जो है, जब यमुना के स्ट्रीम को हम चैनलाइज करते हैं वहां जो बनाया गया है, यमुना जो नदी में बनाया गया है हथनी कुंड बैराज। तीसरा जो है हमारा अनंगपुर डैम, हरियाणा का ओल्डेस्ट जो डैम है वो अनंगपुर डैम है, ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। फोर्थ जो हमारा डैम है ओटू हेड, ओटू ये गांव है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, उस पे बनाया गया है। और जो धानुर लेक है वो यहीं पे है। ये ओनली जो ओटू बैराज या ओटू हेड है इसके ऊपर जो है धनुर लेक बनाई गई है। तो हरियाणा के ये 4 डैम है, कौशल्या डैम, हथनी कुंड बैराज, ओटू हेड और अनंगपुर डैम। अनंगपुर डैम जो है हरियाणा का सबसे प्राचीन डैम है, सबसे प्राचीन बांध है। कुछ जो हरियाणा में सीजनल वाटरफॉल भी हैं।
जो मानसूनी जब बारिश का जब हरियाणा में मौसम होता है और उसी समय के जो कुछ मानसून वाटरफॉल जिनको कहा जाता है, जिनमें सबसे पहले आता है टिक्कर ताल। टिक्कर ताल या टिक्कर ताल जो है ये मोरनी हिल्स में है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो ये सीजनल वाटरफॉल है, यहां 2 टिक्कर ताल हैं, बड़ा टिक्कर ताल और छोटा टिक्कर ताल। सेकंड जो है ढौसी हिल्स। ढौसी हिल यहां भी एक सीजनल वाटरफॉल है। किसी समय में ये कहा जाता है कि एक प्राचीन जो है सुषुप्त ज्वालामुखी था महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसी से बनी हुई जो ढौसी की हिल जो है यहाँ पे एक सीजनल वाटरफॉल है। और तीसरा जो हमारा वाटरफॉल है पाली विलेज, पाली गांव में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ भी जो है एक सीजनल वाटरफॉल है। इसी के साथ जो है हरियाणा में सोहना जो है वहां गर्म पानी के चश्मे हैं जो पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसमें ये चर्म रोगों को दूर भी करता था। इसके पानी में जो सल्फर पाई जाती थी, इसी वजह से चर्म रोगों को भी ये दूर करता था। एक है जो जैसे आपको मैंने मोरनी हिल्स बताया था, टिक्कर ताल। हरियाणा का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कारोह। कारोह जो है ये हरियाणा का सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे उच्च बिंदु है, मोरनी हिल्स में आता है ये। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1467 फीट है। तो ये किसी लोकल देवता है वहां का, कारोह, उनके नाम पे बसाया गया, रखा गया इनका नाम, और जो हरियाणा की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारे हरियाणा का, हमने कुछ डैम्स, रिवर्स, कनाल एंड रिवर्स के बारे में बताया। अगली जो हमारी क्लास होगी वो हम हरियाणा के फॉरेस्ट एंड जो सेकंड जो पार्ट हमारा ज्योग्राफी का हरियाणा के बारे में वो पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।